गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वाटर टैंक में हम लोगों ने कल टैंक्स के वापस इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, आईएस कोड देखे थे, फिलोसफी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी, मेथड ऑफ डिज़ाइन बताई थी, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, इसके बारे में मैंने समझाया था कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होती है। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि जनरली हम वाटर टैंक, बंकर, साइलो जो भी डिज़ाइन करते हैं जो हमारी एडवांस आरसीसी में है, वो सभी कहाँ से डिज़ाइन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। अभी हम बेसिक्स पैरामीटर सोर्स पढ़ रहे हैं कि और क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हमको याद रखनी है, आईएस कोड की क्या रिकमेंडेशंस है फॉर डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक्स। ये कल मैंने आपको बताया था परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, जो कि हम IS 3370 पार्ट 2 से लेते हैं, जिसमें जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग को रोकने के लिए जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस कितनी आ सकती है आपके कंक्रीट में, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है IS कोड में पेज नंबर 2 पे। ठीक है, टेबल नंबर 1 ऑफ IS 3370 पार्ट 2 पेज नंबर 2। ठीक है, और ये IS कोड कौन सा है? 2009 नया वाला। ठीक है, इसमें आपका M25 से लेके M50 तक के कंक्रीट की वैल्यूज दी हुई है, उसकी परमिसिबल कितनी स्ट्रेसेस होती हैं अंडर डायरेक्ट टेंशन एंड अंडर फ्लेक्चर टेंशन, दोनों में वैल्यू दी हुई है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो हमको यहाँ से उसकी वैल्यू लेनी है। फिर फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ आर गिवन इन टेबल नंबर 2 ऑफ IS 3370 पार्ट 2। फिर आपके पेज नंबर 3 पे आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस मिलेगी। जो हमने टेबल नंबर 1 है वो आपका क्रैकिंग की परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं कि क्रैकिंग के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, और ये आपका है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी आपको दो तरीके से दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है, जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बेंडिंग में अलग और डायरेक्ट में अलग। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अलग और डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए अलग। ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेस सब समझते हैं। ठीक है ना, जब कोई बीम है उस पर कोई वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, या डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो बेंडिंग हो रही है, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है आपके बीम में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं कि यदि मान लीजिए मैं इसको खींच रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ या कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस तरीके का फोर्स जो डायरेक्ट आपके एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस है। एंड नेक्स्ट है एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है? जो भी आपके एलिमेंट में, जो भी आपके बीम है या कॉलम है या स्लैब है, उसमें जो भी आपने रिइंफोर्समेंट दिया है, नंबर ऑफ बार्स दिए हैं, उसका और कंक्रीट के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। उसके बीच में जो स्ट्रेस डेवलप होती है, ऑब्वियस है कि जब कोई फोर्स लगता है तो उसका फोर्स जो है वो कंक्रीट पे भी जाता है और आपके रिइंफोर्समेंट बार्स पे भी जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपने यदि प्रॉपर कॉम्पेक्शन नहीं किया है, प्रॉपर क्यूरिंग नहीं किया है ना, अच्छे से आपने बार को बांधा नहीं है अंदर, आपके जो आपका सरिया रहता है उसको आपने बांधा नहीं है, उसका स्टिरप्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं करे हैं, है ना, बाइंडिंग वायर से उसको बांधा नहीं है, तो क्या होता है बहुत जगह प्लेसेस में ऐसा देखा गया है, जिसको पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बोलते हैं, जिसमें आपका बार, यदि हम ऐसे, आप बीम जब पूरी बना लेते हैं तो साइड में बार रह जाते हैं, हम पूरी बीम के अंदर तो बार रहता नहीं, कंक्रीट के बाहर थोड़ा बार रह जाता है, उसको ऐसे किसी फोर्स से पुल किया और पूरा की पूरा सरिया बाहर आ गया कंक्रीट में से, ऐसा भी होता है। तो ये पुअर कंस्ट्रक्शन की निशानी होती है। ठीक है, तो हमको मेनली उसी उसी कंडीशन में हमको यहाँ बोला गया है जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। प्लेन बार क्या होते हैं बेटा? कोई बताएगा मुझे प्लेन बार्स क्या होते हैं? सर अभी वो जो टेस्टेड बार आते हैं उन पे निशान लगे रहते हैं, और इसके पहले आते थे प्लेन बार जो पूरे गोल होते थे, उन पे कोई निशान नहीं होता था। हाँ, ठीक है, वो निशान होते ही काहे के लिए है? वो इस बॉन्ड स्ट्रेस को मजबूत करने के लिए होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए होते हैं, ताकि कंक्रीट और उसके बीच में फ्रिक्शन अच्छा बना रहे, कंक्रीट और आपके बार की सरफेस के बीच में, और वो बार अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है,
प्लेन बार्स आज भी यूज करते हैं, अब तो बहुत मिनिमम हो गया, अब तो मतलब बहुत रेयरली उसको यूज किया जाता है। जनरली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टरशिप में आप जरूर देखोगे कहीं कहीं जगह यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिज बन रहा है, उसमें नीचे का जो साइड की नालियां बन रही है ब्रिज के नीचे, उसमें वो लोग क्योंकि उस पर कोई लोड नहीं आने वाला है, सिर्फ वो ढक्कन बना रहे हैं उस नालियों के, तो उसमें वो प्लेन बार भी दे रहे हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि प्लेन बार सस्ता पड़ता है। और जो हमारा मतलब जिसमें ऊपर की तरफ रिंग जैसे आते हैं, उसको HYSD बार भी बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। ठीक है, तो यहाँ जो बात चल रही है वो बॉन्ड स्ट्रेस की, वो चल रही है प्लेन बार की। ठीक है, कहीं कहीं जगह आज भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज खत्म हो चुका है उसका। अब इसमें नोट है क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन शुड बी इंक्रीज बाय 25% एंड फॉर डिफॉर्म बार द बॉन्ड स्ट्रेस शुड बी इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन, यदि मेरा कोई कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उसमें मैं बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू मुझे परमिसिबल चाहिए, तो मेरे को ये जो यहाँ पर जो दी हुई है 0.91, 1.1, 1.2, 1.3, तो मैं उस केस में यदि कंप्रेशन लग रहा है तो उस केस में यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है, टेंशन की, प्लेन बार्स इन टेंशन। तो यदि लेकिन कंप्रेशन लग रहा है तो मैं 25% से ये वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। और फॉर डिफॉर्म बार जो हम बात कर रहे हैं आज, जो सरिया यूज होता है जिसमें इस तरीके से यहाँ पर रिंग्स बने हुए रहते हैं आपके पूरे बार पे, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्म बार। तो डिफॉर्म बार के केस में चाहे वो टेंशन हो या कंप्रेशन हो, हम इन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को 60% ज्यादा लेंगे। 0.9 का 60% ज्यादा लिया, जैसे मान लीजिए M25 कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 60%, 0.6। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमको इसमें यूज करना है, 60% हम उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हम इसका 60%, जैसे 0.9 का 60% निकालेंगे और उसको भी 0.9 में वापस प्लस कर देंगे, तो वो हमको फिर वो वैल्यू लेनी है। सिमिलरली परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। ठीक है, और एक बात, बीच में यदि किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है और कुछ भी हो तो मुझे बता देना, है ना। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, अभी जो हमने बात करी वो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट की बात करी। ठीक है, अब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, सभी को पता है कि स्टील बार टेंशन में ज्यादा अच्छा वर्क करता है बजाय कंप्रेशन के, है ना। जैसे कंक्रीट कंप्रेशन में ज्यादा अच्छा वर्क करता है और टेंशन में उसकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होती है। लेकिन हमको वाटर टैंक के कंडीशन में दोनों मटेरियल की, दोनों तरीके की स्ट्रेंथ और स्ट्रेसेस को देखना है, उसकी दोनों परमिसिबल लिमिट ही होनी चाहिए। ठीक है, the permissible stresses in steel is limited by the fact that the permissible tensile stresses of resistance to cracking in concrete are not exceeded. The permissible stresses in steel is limited by the fact that the permissible tensile stress for resistance to cracking in concrete are not exceeded. क्या मतलब हुआ इसका, कि स्टील का मेन काम क्या है, हमको पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है कंक्रीट की वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट इतना मजबूत नहीं होता टेंसाइल में। ठीक है, टेंशन के केस में मजबूत नहीं होता है, तो ऑब्वियस है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है सारी वो किसको झेलनी है, सभी स्टील को झेलनी है। तो उनका कहना यह है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस स्टील की कौन सी परमिसिबल स्ट्रेस होगी, तो वही स्ट्रेस परमिसिबल होगी जो कि कंक्रीट को ब्रेक होने से रोके, वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस हो गई। उतना स्ट्रेस तो उसने झेलना चाहिए आपके स्टील ने कि कंक्रीट में वो स्ट्रेस ट्रांसफर ना हो और वो कंक्रीट क्रैक ना हो। ठीक है, in order to have the perfect bond between steel and concrete the permissible stress in steel can be written as, ये एक फॉर्मूला है आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील का। हेलो, म्यूट कर लो बेटा, कौन है। एक बार वीडियो ऑन कर लो आप लोग, अटेंडेंस लेनी है मेरे को, सभी वीडियो ऑन कर लो। अजय, पवन, करण, छाया, वीडियो ऑन कर लो बेटा। विजय, विजय पवार, आपका वीडियो नहीं दिख रहा विजय। छाया, सर ऑन ही है मेरा व्यू। छाया वीडियो नहीं दिख रहा बेटा, फोटो दिख रही। सर ऑन है, इसका हमको दिख रहा है। अच्छा, दो जगह है छाया का, दो जगह तो दिख रहा है तुम्हारी, दो जगह फोटो दिख रही है मेरे को। हाँ म्यूट हो तुम, चलो ठीक है ठीक है। 3 3 6 7 8 9 10।
चलो ठीक है, ठीक है। द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील कैन बी रिटन एज सिग्मा एस टी इक्वल्स टू एम सिग्मा सी टी, जहाँ पर सिग्मा एस टी क्या है आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील, एम आपका सिग्मा सी टी क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और एम क्या है आपका मॉड्यूलर रेशियो फॉर स्टील एंड कंक्रीट। तो मॉड्यूलर रेशियो का मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ मैं कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है एम इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा सी बी सी। ये यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, एम इक्वल्स टू, ठीक है, m इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। जब हम इसका यूज करेंगे तो हम बताएंगे कि कहाँ से सिग्मा सीबीसी की वैल्यू लेना है, कहाँ से क्या करना है। देन सेकंड है परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। ये अभी आपका जो परमिसिबल रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, स्टील के केस में भी पहले क्रैकिंग का लिया, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एस टी इक्वल्स टू एम सिग्मा सी टी। सेकेंडली फिर परमिसिबल स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील, तो फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ कैलकुलेशन इन लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर द परमिसिबल स्ट्रेस शुड बी एज लिस्टेड इन टेबल नंबर 4 ऑफ IS 3370 पार्ट 2 पेज नंबर 3। आप ये पेज नंबर नोट डाउन करते रहिए, और नया लेटेस्ट IS कोड आपको लेना है 2009 वाला, उसमें आपको पेज नंबर 3 पे ये मिलेगा आपको, ठीक है। टेबल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इसमें, सो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, सबसे पहला सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील एनफोर्समेंट, परमिसिबल स्ट्रेसेस। उसमें भी आपके दो तरीके के बार होते हैं, एक होता है आपका प्लेन माइल्ड स्टील बार, दूसरा होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जो हम आज की तारीख में यूज करते हैं, ठीक है। दोनों केस में आपको ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या यूज करने का बोला है। यदि आपको HYSD बार यूज करने का बोला है तो आप सेकंड वाला यूज करेंगे, और यदि आपको प्लेन माइल्ड स्टील बार यूज करने का कहा है तो 115। अच्छा, कौन मेरे को बताएगा स्टील के स्ट्रेंथ मतलब जो कितने टाइप के बार्स होते हैं, क्या किस तरीके से बोला जाता है उनको, किस तरीके से डेजिग्नेटेड होते हैं, जल्दी से कोई भी बता दो। जल्दी से बता दो। जैसे कंक्रीट को हम M20 M10 M50 इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से स्टील में क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है उसकी। स्टील सर 3 टाइप का होता है बोल सर, दो। इसमें 3 टाइप का होता है। एक 250 होता है, एक 415 होता है, और एक 500 होता है। और जो 415 और 500 होता है ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं हम, एफी फेरस, मतलब स्टील का जो फॉर्मूला होता है एफी, एफी 250, एफी 415 और एफी 500, ठीक है। और आज की तारीख में आपको बता दूं एफी 550 भी आता है 500 का, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें 415 का यूज भी बंद हो चुका है, ठीक है। अब एफी 500 का यूज करते हैं, पर हम जनरली 415 का यूज ही करते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ा महंगा आता है 500, तो ऑब्वियस है कि जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, उन जगहों पे आज भी हम Fe415 यूज करते हैं। तो उसी चीज का दिया है। फर्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेस इन मेंबर अंडर डायरेक्ट टेंशन, बेंडिंग एंड शियर। यदि आपका जो मेंबर है, यदि वो डायरेक्ट टेंशन में उसको टेंशन फोर्स दे रहा हूँ या कंप्रेशन फोर्स दे रहा हूँ, बेंडिंग दे रहा हूँ, टेंशन फोर्स दे रहा हूँ या बेंडिंग दे रहा हूँ, या ये शियर में कहीं से फेल हो रहा है, तो उस केस में प्लेन में माइल्ड स्टील बार है तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस है 115 न्यूटन पर mm स्क्वायर। HYSD बार है तो उसकी है आपका 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर सेकंड है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड, यदि कोई कॉलम है उसी पे कंप्रेशन लोड लगता है, तो उस केस में आपका यदि प्लेन माइल्ड स्टील है तो 125, और यदि HYSD बार है तो 140, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है आपका IS कोड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिटेलिंग इन वाटर टैंक्स। IS कोड क्या क्या रिकमेंडेशन देता है फॉर द डिटेलिंग ऑफ वाटर टैंक्स, तो अभी मैंने इसको स्लाइड में नहीं करा है, मैं उसको कर दूंगा। अभी तक के जो मैंने समझाया उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी तक जो समझाया उसमें बेटा कुछ प्रॉब्लम किसी को? आई होप मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन में देखिए।
नहीं, हाँ तो बोलो बेटा। हाँ, स्क्रीन तो अभी मेरे पॉज हो गई है इसलिए दिख रही है। हाँ आवाज आ रही है, ऑडियो अच्छा है। मैंने पूछा आपसे कि यदि अभी तक जो समझाया मैंने उसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है अदर देन दिस? यदि जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें भी कोई डाउट हो, अभी अपन वो तो चीज़ रिपीट होने वाली है, फिर भी बता रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ, और कोई डाउट किसी को? नहीं? चलिए, तो आईएस कोड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द वाटर टैंक से है आपका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो ये है, द मिनिमम reinforcement in walls, floors and roofs in each of two directions at right angle जो पहला रिकमेंडेशन वो क्या कहता है, द मिनिमम reinforcement in walls, floor and roof in each of the two direction at right angles within each surface zone should not be less than 0.35% of the cross section of surface zone of HYSD bars and 0.64% for mild steel bars. अब क्या मतलब हुआ इस चीज का? तो देखो, मान लीजिए आपकी ये कोई वॉल है, ठीक है, और एक मान लेते हैं हम, एक स्लैब मान लेते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल है वो आपकी वॉल है, ये बनाने का मतलब है कि वॉल ऐसी कंटिन्यूज है, ठीक है, वो यहाँ बन नहीं रहा है। क्या होता है वाटर टैंक में, हमको वॉल तो पता ही है वर्टिकल वॉल्स होती हैं, इसके अलावा कहीं कहीं वाटर टैंक्स में प्रोजेक्शंस भी होते हैं, स्लैब के प्रोजेक्शंस होते हैं जो बाहर निकलते हैं, जैसे मैंने इंच टैंक में बताया था आपको। तो इस केस में यहाँ जो इस वॉल की थिकनेस है वो आपकी है कैपिटल डी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम बात करें हमारी स्लैब में, तो ये जो है आपका कैपिटल डी, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा आईएस कोड, ये कहता है कि द मिनिमम reinforcement in walls, floor and roof in each of two direction at right angles within each surface zone should not be less than 0.35% of the cross section of the surface zone of HYSD bar and 0.64 for the mild steel bar। तो मान लीजिए आपकी वॉल की जो ये डी है, आपकी डेप्थ है, आपकी थिकनेस मान लीजिए, इसको डी बोल देते हैं, इसको डेप्थ बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आपका कुछ हाइट है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा उसका 0.35% मिनिमम हमको नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट या बार का एरिया आपका होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल मान लेते हैं, मान लीजिए ये वॉल की थिकनेस 400 mm है, ठीक है, 400 mm फॉर एग्जांपल, और आपकी जो हाइट है वो 1 मीटर है या 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय आपका 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय आपका 400 करेंगे तो लगभग 8 लाख mm स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 8 लाख mm स्क्वायर आपका, उसका आप निकालो 0.35%, तो होता है 2,80,000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपका मिनिमम
मैंने शायद कुछ गलत जोड़ लिया है। 28 तो होगा। 400 mm की तो वैसे भी वॉल नहीं हो सकती। 400 मतलब कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर चौड़ी वॉल होती ही नहीं है ना, तो अपन कम मान लें इसको। दस सेंटीमीटर चौड़ी मान लें, एक ईंट की मान लेते हैं 10 इंटू 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हाँ ठीक है, लगभग उतना ही आएगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 700 mm स्क्वायर करीब आपका मतलब एरिया ऑफ स्टील आना चाहिए। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर चौड़ी वॉल है और हाइट में 2 मीटर लंबी है, ऊपर हाइट उसके 2 मीटर है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा जो हम D/H करेंगे, ठीक है, तो उसका 0.3% मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, आपको बार्स का एरिया उतना आना चाहिए। और कैसी डायरेक्शन में? दोनों डायरेक्शन में। एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, एक तो देखो आपकी ऐसी, जब आपका टैंक में तो आप पूरे उसमें वो आपकी वॉल जाती है हुप टेंशन, जैसे यदि हम सर्कुलर की बात करें तो पूरे ऊपर से नीचे तक सभी जगह बार्स होते हैं। तो एक बार तो ये हो गया जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द लेंथ है पूरा आपको उसकी एक्सेस अलोंग द लेंथ डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल बार्स भी आएंगे। ठीक है, वर्टिकल बार्स भी आएंगे, तो इन दोनों डायरेक्शन में बोला है कि मिनिमम हमको इतना 0.35% तो देना ही है ना। और वर्टिकल के केस में हम अलग तरीके से उसका सरफेस एरिया देखेंगे, हम टॉप सरफेस एरिया देखेंगे। जब ऊपर से यदि किसी वॉल को देख रहे हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है उसमें 0.35% मतलब मिनिमम उसका होना चाहिए। इसी तरीके से यदि आपका स्लैब का केस है तो स्लैब के केस में भी सेम आपका फंडामेंटल अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए 0.64 और आपका HYSD के लिए 0.35%। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है, यदि आप लिख रहे हो या डायग्राम बना रहे हो और मैंने चेंज कर दिया तो मुझे बता देना। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस, सॉरी, द मिनिमम reinforcement can be further reduced to 0.24% for, sorry, .2% for deformed bars and 0.40% for plain bars for tanks not having any dimension more than 15 meter। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको थर्ड भी लिख रहा हूँ, उसका समझा रहा हूँ क्या है। सेकंड रिकमेंडेशन क्या कहती है? द मिनिमम reinforcement कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू 0.24 फॉर डिफॉर्म बार्स एंड 0.04 फॉर प्लेन बार्स फॉर टैंक्स नॉट हैविंग एनी डायमेंशन मोर देन 15 मीटर। यदि आपके टैंक में कोई डायमेंशन आपका 15 मीटर से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, डायमेंशन में मान लीजिए कोई लंबी वॉल है वो 15 मीटर नहीं है, आपका हाइट में यदि बात करें या चौड़ाई में बात करें वो 15 मीटर से कम आ रही है आपकी, तो उस केस में आप इस वैल्यूज पे भी जा सकते हैं। 0.2% फॉर HYSD bars and 0.4% फॉर
प्लेन बार। और जनरली यही यूज होता है यदि आपका टैंक का डायमेंशन मान लीजिए, क्योंकि हमको मान लीजिए 1 लाख लीटर कैपेसिटी के लिए हमने कोई वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हैं और उसके इसमें हमारा जो डायमेंशन आ रहा है मान लीजिए वो 10 बाय 10 मीटर का ही आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 मीटर बाय चौड़ा है, 10 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है 10 मीटर है, और हाइट में भी वो 5 मीटर का ही आ रहा है। और ऑब्वियस है कि लेंथ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, तो उस केस में आप ये फिर ये वाला ये वैल्यूज आपने को यूज करना है 0.2% फॉर HYSG एंड 0.4% फॉर प्लेन बार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। थर्ड पॉइंट है, आप लोग नोट तो कर रहे हो ना? यस सर। ये थर्ड है आपका, इफ द टैंक वॉल एंड स्लैब्स हैविंग थिकनेस लेस देन 200 mm द रिइंफोर्समेंट कैन बी प्लेस्ड इन वन फेस ओनली। अब वन फेस टू फेस क्या होता है? अब ये कोई एक वॉल बनी हुई है, ये वॉल का एक फेस हो गया और एक ये वॉल का सेकंड फेस हो गया, ठीक है, ये आपका वन फेस, ये टू फेस, ठीक है। अब मान लीजिए यदि आपकी वॉल की थिकनेस 200 mm या 200 mm से कम है, तो मैं सिर्फ रिइंफोर्समेंट का दूंगा एक ही फेस पे दूंगा, एक ही फेस पे दूंगा रिइंफोर्समेंट, मेरा एक फेस के पास में होगा, ठीक है, मेरा जो रिइंफोर्समेंट है वो एक ही फेस के पास में होगा। लेकिन यदि 200 mm से ज्यादा है मेरी वॉल की थिकनेस, तो मैं फिर ये दोनों फेस पे दूंगा। समझ गए बात को मेरी? हम जैसे प्री में भी रिइंफोर्समेंट ऊपर नीचे दोनों तरफ देते हैं, है ना? सिमिलरली यदि आपकी थिकनेस वॉल की ज्यादा है तो मैं दोनों फेस में रिइंफोर्समेंट दूंगा, और फिर जिस तरीके से हम स्टिरअप्स लगाते हैं इसी तरीके से इसमें भी स्टिरअप्स बनते हैं, और पूरा बार से फिर स्टिरअप जैसा रिंग बना के उसमें बार लगाया जाता है। रिटेनिंग वॉल में भी जनरल स्टेप का होता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है ना? क्या if tank walls and slabs have thickness less than 200 mm, the reinforcement can be placed in one face only. फोर्थ है इसमें, म्यूट कर लो बेटा, किसका चल रहा है? For ground or base slab having thickness less than 300 mm, the reinforcement should be placed on one face as near as possible to the upper surface, consistent with the cover. The spacing of reinforcement the spacing of reinforcing bars should not exceed 300 mm or thickness of the section whichever is last है size of bars, distance between bars, laps and bands should be as per IS 456/2000।
ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में। फोर्थ हमारा जो रिकमेंडेशन है वो कहता है फॉर ग्राउंड और बेस स्लैब having thickness less than 300 mm, the reinforcement should be placed on one face as near as possible to the upper surface consistent with the cover। ठीक है, जो भी हमारा यदि बेस स्लैब है, वाटर टैंक यदि हम ग्राउंड पे बना रहे हैं तो हमारी जो बेस स्लैब है जो ग्राउंड से टच है, या हम एलिवेटेड वाटर टैंक बना रहे हैं तो जो हमारी बेस स्लैब है वाटर टैंक की, उस केस में यदि उसकी थिकनेस यदि 300 mm से कम है तो हमको जो उसका वन फेस में हमको उसका रिइंफोर्समेंट देना है, और ऊपर सरफेस के पास में देना है कवर को छोड़ के। जो कंसिस्टेंट कवर है, आपका कवर एक जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट कवर होना चाहिए, उसको छोड़ के उसके जितना नियर बाय आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं उतना नियर बाय आपको रिइंफोर्समेंट देना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, द स्पेसिंग ऑफ द रिइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड 300 mm और थिकनेस ऑफ द सेक्शन व्हिच एवर इज लेस। ठीक है, ये तो सभी को पता है ना। जनरल हमारी 300 mm की स्पेसिंग होती है, जनरली हम बीम कॉलम में भी यही यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी वही है, स्लैब में भी हम यही यूज करते हैं कि द स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट बार शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट एक्सीड 300 mm, मैक्सिमम आपकी 300 mm हो सकती है, या फिर जो कि आपकी सेक्शन की थिकनेस हो, जो भी कम डायमेंशन है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है साइज ऑफ बार्स, डिस्टेंस बिटवीन द बार्स, लैप एंड बेंड शुड बी एज पर IS 456-2000। जिस तरीके से हम बीम कॉलम स्लैब आज तक पढ़ के आए हैं, उसी तरीके से उसमें जो रिक्वायरमेंट या जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है साइज ऑफ बार्स के लिए, डिस्टेंस बिटवीन बार्स या लैप जॉइंट, जो लैप होती है लेकिन ओवरलैपिंग होती है, उसके लिए भी जो, या बैंड्स देते हैं हम जनरली, तो उसके लिए जो भी आपकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो एज पर IS 456-2000 होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, लास्ट 2 मिनट, डाउट, कोई डाउट किसी भी तरीके का? सर ये बस न्यू वाला IS कोड नहीं था हम लोगों के पास। डाउनलोड कर लो गूगल पे, जैसे डायलोगे IS 5370-2009 फ्री में सब पहला ही मिल जाएगा, और अभी भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, पार्ट सर ये फर्स्ट वाला रिकमेंडेशन एक बार दिखा दो ना वहाँ पे। क्या बेटा? ये फर्स्ट वाला जो रिकमेंडेशन था ना IS कोड वाला, ये लो, बस ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसमें इस वाले टॉपिक में बेसिकली 3 डायग्राम बचे हुए हैं, अभी टाइम नहीं है अपने पास इतना, तो मैं डायग्राम आपको बाद में अगले लेक्चर में बता दूंगा, है ना। मतलब वो रिस्पेक्ट जो हमने पढ़ा है उसी के रिस्पेक्ट में है, वो जो डी आपका डेप्थ ऑफ स्लैब के हिसाब से जो जोनिंग है, जोनिंग जो आपकी किस जोन में आपको आपका बार देना है, ऊपर देना है, नीचे देना है ना, कितनी आपको कवर देना है, उस टाइप से आपका वो पूरा उसमें डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं वो ले रहा हूँ आपका अटेंडेंस। कौन गायब हो गया इसमें से? छाया गायब हो गई है। और अभी भी मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में CR कौन है? करण कौन है? छाया तो है, CR कौन है? यस सर, मैं हूँ पूर्वी मारोटिया। पूर्वी क्यों नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट बाकी के? सर बोला तो है लेकिन कुछ बोलते हैं नेटवर्क इशू है।